अगर आज के अफगानिस्तान को समझना है तो हमें वक्त में पीछे जाना होगा, लगभग 40 साल पीछे। ये कहानी सिर्फ एक संगठन की नहीं है, ये कहानी है एक कभी ना खत्म होने वाले युद्ध की, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की शह और मात के खेल की, और उन करोड़ों लोगों की जिनकी किस्मत हमेशा दांव पर लगी रहती है। तालिबान का इतिहास और अफगानिस्तान की तकदीर, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह गुथे हुए हैं। आज हम इसी उलझे हुए इतिहास की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। चलिए इस कहानी को आज की एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर से शुरू करते हैं। 3 जुलाई 2025, रूस, जी हाँ, वही रूस जिसके खिलाफ कभी मुजाहिदीनों में 1 दशक तक जंग लड़ी थी, वो तालिबान की सरकार को मान्यता देने वाली दुनिया की पहली बड़ी ताकत बन जाता है। अब ये सवाल तो बनता है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि कल का सबसे कट्टर दुश्मन आज सबसे पहला दोस्त बनने को तैयार है? इस एक सवाल का जवाब अफगानिस्तान के पिछले 40 साल के खूनी इतिहास में छिपा है। अब देखिए, जब तालिबान 1996 में पहली बार सत्ता में आया था ना, तो उसे 1 साल के अंदर ही 3 देशों ने मान्यता दे दी थी, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई। लेकिन इस बार अगस्त 2021 में काबुल पर दोबारा कब्जे के बाद दुनिया ने मुंह फेर लिया। लगभग 4 साल यानी पूरे 1417 दिन तक कोई भी बड़ी ताकत उन्हें मान्यता देने को तैयार नहीं थी। तालिबान दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसीलिए रूस का ये कदम सिर्फ एक डिप्लोमैटिक मूव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है कि खेल बदल चुका है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर इस शब्द को ही समझ लेते हैं। तालिबान, ये पश्तो भाषा का शब्द है जो तालिब से बना है। तालिब का मतलब होता है छात्र, तो तालिबान का मतलब हुआ छात्रों का समूह। और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों से निकले छात्रों ने ही की थी। उनका मकसद था कि देश से भ्रष्टाचार और गृह युद्ध को खत्म करके एक सख्त शरिया कानून लागू किया जाए। आज भले ही हम इन्हें एक कट्टरपंथी गुट के तौर पर जानते हैं, पर इनकी शुरुआत इसी पहचान से हुई थी। तो हमारे सामने सवाल वही है, रूस ने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें इतिहास में एक सफ़र करना होगा। हम शुरू करेंगे सोवियत आक्रमण से, फिर देखेंगे कि कैसे मुजाहिदीन खड़े हुए, फिर आएगा तालिबान का पहला दौर, उसके बाद अमेरिका का 20 साल लंबा युद्ध और उसकी नाकामी, और आखिर में हम आज के इस नए जियोपॉलिटिकल खेल को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की जड़ें हैं दिसंबर 1979 की एक बर्फीली रात में। ये वो रात थी जिसने सिर्फ अफगानिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की शुरुआत कर दी। ये कहानी एक ऐसी राजनीतिक हत्या की है जो किसी जासूसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। कल्पना कीजिए, 27 दिसंबर 1979 की शाम है। जगह है काबुल का आलीशान ताज बेग पैलेस। अफगानिस्तान के कम्युनिस्ट शासक हफीजुल्लाह अमीन ने एक बड़ी डिनर पार्टी रखी है। माहौल जश्न का है, लेकिन अमीन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी शाम है और उनके कातिल खुद उनके मेहमान बनकर उसी महल में मौजूद हैं। हुआ ये था कि अमीन, जिन्हें सोवियत संघ ने ही सत्ता तक पहुंचाया था, अब पाला बदलकर अमेरिका से नजदीकियां बढ़ा रहे थे। मॉस्को को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, तो सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी ने उन्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट देखिए, केजीबी के एक एजेंट ने, जो बावर्ची बनकर महल में घुसा था, खाने में जहर मिला दिया। अमीन बेहोश हो गए, लेकिन तभी इसी साजिश से बेखबर सोवियत दूतावास ने मदद के लिए अपने ही डॉक्टर भेज दिए और उन डॉक्टरों ने जी जान लगाकर अमीन को बचा लिया। जब जहर वाला प्लान फेल हो गया तो सोवियत स्पेशल फोर्सेस ने सीधे महल पर हमला कर दिया और अपने ही दोस्त हफीजुल्लाह अमीन को गोलियों से भून डाला। अमीन की हत्या दरअसल एक बहाना थी। हत्या के कुछ ही घंटे बाद हजारों सोवियत सैनिक टैंकों के साथ अफगान सीमा पार कर गए। उन्होंने अपनी पसंद के आदमी बबरक करमाल को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठा दिया। सोवियत संघ को लगा था कि ये कुछ हफ्तों की बात है, सब कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित हुई, जिसने अफगानिस्तान को कोल्ड वॉर का सबसे गर्म मैदान बना दिया। अब देखिए, जियोपॉलिटिक्स में एक दुश्मन की गलती दूसरे दुश्मन के लिए मौका बन जाती है। सोवियत संघ के इस कदम ने उसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को एक सुनहरा मौका दे दिया। अमेरिका ने तय किया कि वो अफगानिस्तान को सोवियत संघ के लिए एक ऐसा दलदल बना देगा जिससे वो कभी निकल ही ना पाए।
और इसी मकसद के लिए शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा खुफिया ऑपरेशन जिसने जन्म दिया मुजाहिदीन को। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन साइक्लोन। ये एक तरह की ग्लोबल असेंबली लाइन थी। पैसा अमेरिका और सऊदी अरब का, जमीन और ट्रेनिंग पाकिस्तान की। अमेरिका और सऊदी ने अरबों डॉलर और लेटेस्ट हथियार दिए, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दुनिया के 40 से ज्यादा देशों से हजारों कट्टरपंथी नौजवानों को भर्ती किया, उन्हें ट्रेनिंग दी और जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान लड़ने भेज दिया। इन्हीं लड़ाकों को कहा गया मुजाहिदीन। ये लड़ाई दो अलग अलग दुनियाओं के बीच थी। एक तरफ थी सोवियत संघ की विशाल सेना, जिसके पास टैंक थे, हेलीकॉप्टर थे, लड़ाकू विमान थे, लेकिन वो इस ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके से बिल्कुल अनजान थे। और दूसरी तरफ थे मुजाहिदीन, जो इन्हीं पहाड़ों में पले बढ़े थे। वो गुरिल्ला लड़ाई के मास्टर थे, मतलब मारो और भाग जाओ, और उन्हें वहां के आम लोगों का भी पूरा साथ मिला हुआ था। शुरू में सोवियत हेलीकॉप्टरों ने मुजाहिदीनों को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर 1986 में अमेरिका ने उन्हें एक ऐसा हथियार दिया जो गेम चेंजर साबित हुआ, स्टिंगर मिसाइल। ये कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलें सोवियत हेलीकॉप्टरों और विमानों के लिए काल बन गईं। रातों रात सोवियत संघ की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी एयरफोर्स बेबस हो गई। आसमान पर उनका राज खत्म हो गया। स्टिंगर मिसाइलों के आने और लगातार बढ़ते नुकसान ने सोवियत संघ की कमर तोड़ दी। ये जंग उनके लिए आर्थिक तौर पर एक नासूर बन गई थी। आखिरकार 10 साल की लंबी और खूनी जंग के बाद फरवरी 1989 में सोवियत संघ ने हार मान ली और उनके आखिरी सैनिक ने भी अफगानिस्तान छोड़ दिया। जैसे ही सोवियत संघ गया, अमेरिका ने भी अपना ऑपरेशन साइक्लोन बंद किया और अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर निकल गया। तो एक सुपर पावर हार कर जा चुकी थी, देश आज़ाद हो गया था, तो अब तो सब ठीक हो जाना चाहिए था, है ना? अफगानिस्तान में दशकों बाद शांति आनी चाहिए थी। जवाब है बिल्कुल नहीं। जो हुआ वो शायद सोवियत जंग से भी ज्यादा भयानक था। जैसे ही उस पुण्य दुश्मन गया, सत्ता की भूख ने मुजाहिदीन कमांडरों को एक दूसरे का ही दुश्मन बना दिया। अब वो काबुल पर कब्जे के लिए आपस में ही लड़ने लगे। देश एक ऐसे भयानक सिविल वॉर में फंस गया जहां हर तरफ लूटमार और अराजकता का माहौल था। और इसी मारकाट, इसी तबाही और अराजकता की राख से एक नई रहस्यमयी ताकत ने जन्म लिया। एक ऐसा आंदोलन जिसने लोगों से अमन और इस्लामिक कानून का वादा किया। ये तालिबान का उदय था। इस आंदोलन का चेहरा था एक एक आंख वाला गुमनाम सा पूर्व मुजाहिदीन कमांडर मुल्ला मोहम्मद उमर। वो गृह युद्ध के दौरान इन मुजाहिदीन कमांडरों की लूट खसोट से तंग आ चुका था, तो उसने अपने मदरसे के करीब 50 छात्रों को जमा किया और इन सरदारों यानी वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। और एक किस्सा है जिसने मुल्ला उमर को रातों रात हीरो बना दिया। एक लोकल कमांडर ने 2 लड़कियों को अगवा कर लिया था। मुल्ला उमर अपने छात्रों के साथ गया, लड़कियों को छुड़ाया और उस कमांडर को मारकर उसकी लाश एक टैंक की बैरल से लटका दी। इस एक घटना के बाद आम लोगों में उसकी इमेज एक रॉबिन हुड जैसी बन गई, जो जालिमों से उनकी हिफाजत कर सकता था। तालिबान के इस उभार को पाकिस्तान बहुत गौर से देख रहा था। पाकिस्तान, जो हमेशा से अफगानिस्तान में अपना दबदबा चाहता था, उसने इस नई अनुशासित ताकत में अपना दांव देख लिया। उसने अपने पुराने सहयोगी हिकमतयार को छोड़कर अपना सारा समर्थन, पैसा, हथियार सब कुछ तालिबान को दे दिया। और इसी पाकिस्तानी मदद ने तालिबान को एक छोटी सी मिलिशिया से एक ताकतवर फौज में बदल दिया। पाकिस्तानी सपोर्ट मिलते ही तालिबान को कोई नहीं रोक सका। 1994 में बना यह आंदोलन सिर्फ 2 साल में यानी सितंबर 1996 तक काबुल पहुंच गया और सत्ता में आते ही उन्होंने अपनी क्रूरता का पहला नज़ारा पेश किया। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर नजीबुल्लाह को UN कंपाउंड से निकालकर बेरहमी से मारा और उनकी लाश को एक खंबे से लटका दिया। अगले 5 साल तक अफगानिस्तान ने एक ऐसा कट्टर राज देखा जहां संगीत बैन था और महिलाओं को पढ़ने लिखने या काम करने की कोई आज़ादी नहीं थी। और फिर 1996 में अफगानिस्तान में एक ऐसा मेहमान आया जो पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाला था। उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। सूडान से निकाले जाने के बाद वो अफगानिस्तान पहुंचा और मुल्ला उमर ने उसे पनाह दी। ये दोस्ती आगे चलकर न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बनी। और मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन की इसी दोस्ती ने अमेरिका को सीधे इस लड़ाई के बीचों बीच खींच लिया।
और यहीं से शुरू हुआ अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे खर्चीला युद्ध। तालिबान की पनाह में बैठकर अल कायदा ने अमेरिका पर हमले तेज कर दिए। पहले अफ्रीका में दूतावासों पर बम धमाके हुए। फिर 9 सितंबर 2001 को तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन अहमद शाह मसूद की हत्या कर दी गई और ठीक 2 दिन बाद 11 सितंबर को अमेरिका की जमीन पर वो हमला हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका ने तालिबान को सीधा अल्टीमेटम दिया, बिन लादेन को हमारे हवाले करो। तालिबान ने मना कर दिया और 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिकी बमवर्षकों ने अफगानिस्तान पर बम बरसाने शुरू कर दिए। अमेरिकी हवाई ताकत के आगे तालिबान ज्यादा दिन टिक नहीं सका। सिर्फ 2 महीने में दिसंबर 2001 तक तालिबान की सरकार गिर गई। उसके लड़ाके या तो पहाड़ों में छिप गए या पाकिस्तान भाग गए। दुनिया को लगा, खासकर अमेरिका को, कि तालिबान का चैप्टर क्लोज हो गया है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। तालिबान खत्म नहीं हुआ था, वो बस वक्त का इंतजार कर रहा था। तो सवाल ये है कि 20 साल, $2 ट्रिलियन से ज्यादा का खर्च और हजारों सैनिकों की जान गंवाने के बाद भी अमेरिका ये जंग क्यों हार गया? पहली वजह, अमेरिका का मिशन आतंकवाद से लड़ने से हटकर नेशन बिल्डिंग यानी देश बनाने का हो गया, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। दूसरी बड़ी गलती 2003 में इराक पर हमला, जिसने अमेरिका का पूरा ध्यान और पैसा अफगानिस्तान से हटा दिया और तालिबान को फिर से मजबूत होने का मौका मिल गया। तीसरी, जिस अफगान सरकार और सेना को अमेरिका खड़ा कर रहा था, वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और आखिर में अमेरिका कभी अफगान लोगों का दिल नहीं जीत पाया। 20 साल बाद अमेरिका इस जंग से थक चुका था। फरवरी 2020 में अमेरिका ने एक हैरान करने वाला कदम उठाया। उसने तालिबान के साथ सीधे शांति समझौता कर लिया और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बातचीत में अमेरिका की अपनी बनाई हुई अफगान सरकार को शामिल ही नहीं किया गया। सोचिए, अमेरिका ने अपने सहयोगी को बाहर रखकर सीधे दुश्मन से हाथ मिला लिया। इस एक कदम ने अफगान सेना का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया। और फिर दुनिया ने जो देखा उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। जैसे ही अगस्त 2021 में आखिरी अमेरिकी सैनिक वापस गए, 20 साल में बनी 3 लाख सैनिकों वाली अफगान सेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तालिबान ने बिना लड़े ही एक-एक करके पूरे देश पर कब्जा कर लिया और 15 अगस्त 2021 को वो एक बार फिर काबुल में थे। 20 साल की मेहनत 10 दिन में खत्म। और इसी के साथ हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जो हमें हमारे शुरुआती सवाल का जवाब देगा। अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में जो खालीपन आया है, उसे भरने के लिए अब नए खिलाड़ी मैदान में उतर आए हैं। रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, और ये सब तालिबान के साथ एक नया खेल खेल रहे हैं। तो वापस आते हैं रूस पर। वो तालिबान से दोस्ती क्यों कर रहा है? सीधी सी बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। रूस और तालिबान दोनों का एक ही दुश्मन है, ISIK। मॉस्को में हुए हमले की जिम्मेदारी भी इसी गुट ने ली थी। रूस को लगता है कि सिर्फ तालिबान ही ISIK को अफगानिस्तान में रोक सकता है। दूसरा कारण है अमेरिका को जवाब देना। सीरिया में नुकसान उठाने के बाद रूस अफगानिस्तान में अपना असर बढ़ाकर दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो अभी भी एक बड़ी ताकत है। इस नए खेल में सिर्फ रूस ही नहीं है, चीन की नज़र अफगानिस्तान के खरबों डॉलर के खनिजों पर है। पाकिस्तान अपना दबदबा तो चाहता है, लेकिन TTP के मुद्दे पर तालिबान से उसके रिश्ते बहुत खराब हैं। भारत भी अपने हितों के लिए तालिबान से बात कर रहा है ताकि वो मध्य एशिया तक पहुंच बना सके और पाकिस्तान पर दबाव डाल सके। और ईरान अपनी सीमा की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मतलब हर कोई अपने अपने फायदे के लिए तालिबान से बात कर रहा है। तो ये तो साफ है कि इस पूरी कहानी में जियोपॉलिटिक्स है, देशों के अपने अपने हित हैं, रणनीतिक चालें हैं। लेकिन इस बड़ी शतरंज की बिसात पर क्या किसी को उन करोड़ों आम अफगानों की भी कोई फिक्र है जो वहां रह रहे हैं? जमीनी हकीकत यह है कि आज अफगानिस्तान एक भयानक मानवीय संकट से गुजर रहा है। करोड़ों लोग भुखमरी की कगार पर हैं, अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और तालिबान ने खासकर महिलाओं और लड़कियों पर ऐसी पाबंदियां लगा दी हैं जिनकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। उनकी शिक्षा, उनके काम करने, उनके आज़ाद घूमने, हर चीज पर पाबंदी है। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य अंधेरे में है। लेकिन इस जियोपॉलिटिकल सौदेबाजी में शायद इन इंसानी जिंदगियों का कोई मोल नहीं है और यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे असली त्रासदी है। तो अंत में एक ही सवाल रह जाता है। एक ऐसा देश जिसने पिछले 50 सालों में सिर्फ जंग देखी है, पहले सोवियत जंग, फिर गृह युद्ध, फिर तालिबान का पहला राज, फिर अमेरिका की 20 साल की जंग और अब फिर से तालिबान। उस देश और वहां के लोगों के लिए
भविष्य क्या है? क्या ये तबाही का चक्र कभी टूटेगा या इतिहास बस खुद को दोहराता रहेगा? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।